हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्फीतिक अंतराल की धारणा। केन्ज ने अपने एक लेख जो कि उन्होंने 1940 में लिखा था, हाउ टू पे फॉर द वॉर, में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की व्याख्या स्फीतिक अंतराल के रूप में की है। स्फीतिक अंतराल से अभिप्राय है कि समाज की कुल आय तथा उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के आधार वर्ष में मौद्रिक मूल्य के या फिर कुल व्यय में पाए जाने वाला अंतर है। अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो स्फीतिक अंतराल क्या होता है? कुल आय और कुल व्यय में पाया जाने वाला अंतर इस स्फीतिक अंतराल है। डेफिनेशन कर लेते हैं। कुरिहारा के अनुसार स्फीतिक अंतराल अनुमानित व्यय का आधार कीमतों पर उपलब्ध उत्पादन की तुलना में आधिक्य है। यानी कि एक आधार वर्ष में किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है और उसका जो कुल उत्पादन है, उन दोनों के बीच जो अंतर पाया जाता है वही स्फीतिक अंतराल है। स्फीतिक अंतराल को समझने के लिए हम एक उदाहरण कर लेते हैं। जैसे किसी देश की राष्ट्रीय आय जो है वो 1800 करोड़ रुपए है, ठीक है, और उसका कुल उत्पादन जो है वो 1500 करोड़ रुपए का है। कुल आय तो 1800 करोड़ रुपए है और उत्पादन कितना है? 1500 करोड़ रुपए। अब सरकार जो है कर के रूप में लोगों से कुछ वसूल करती है, तो वो कितना करती है? वो करती है 400 करोड़ रुपए। 400 करोड़ रुपए के सरकार कर लगाती है। तो कर चुकाने के बाद लोगों के पास उपभोग योग्य आय कितनी बच जाती है? 1800 करोड़ में से 400 करोड़ माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 1400 करोड़ बच जाएगा। अब हमारे पास उपभोग योग्य आय कितनी बच जाती है? 1400 करोड़ रुपए। हमारा कुल उत्पादन था 1500 करोड़ रुपए, उसमें से सरकार जो है वो 300 करोड़ रुपए का उत्पादन खरीद लेती है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो अब जनता के लिए जो उत्पादन बचता है वो कितना रह जाता है? 1500 का टोटल था, 300 का सरकार खरीद लेती है, तो पीछे कितना बच जाता है? 1200 करोड़ का। अब लोगों की आय जो है वो 1400 करोड़ रुपए है और उत्पादन कितना है? 200 करोड़ रुपए का। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना आता है? 1200 करोड़ रुपए, सॉरी, उत्पादन जो है वो कितना है? 1200 करोड़ रुपए का और आय जो है वो 1400 करोड़ रुपए की है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता है? 200 करोड़ रुपए। इन 200 करोड़ रुपयों को ही क्या कहेंगे? स्फीतिक अंतराल कहा जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं डायग्राम द्वारा। डायग्राम में OX पर इनकम दिखाई गई है, OY पर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। AS जो है वो एग्रीगेट सप्लाई है, AD जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, OY जो है वो पूर्ण रोजगार पर आय का स्तर दर्शाया गया है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो E पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर यहाँ अर्थव्यवस्था संतुलन में है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, सरकारी व्यय बढ़ जाता है, तो सरकारी व्यय बढ़ेगा तो लोगों की आय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आय बढ़ने के कारण मांग जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमारा डिमांड कर्व जो है AD से बढ़कर क्या हो जाएगा? AD1 हो जाएगी, यानी कि एग्रीगेट जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? AD1 हो जाएगी। तो पूर्ण रोजगार के स्तर पर जो हमारी आय थी यहाँ, तो यहाँ हमारा जो मांग है वो सप्लाई से अधिक हो जाएगी। कितना अधिक हो जाएगी? FE, यानी कि E से F पॉइंट तक अधिक हो जाएगी डिमांड सप्लाई से। तो इसी अंतर को क्या कहेंगे? स्फीतिक अंतराल कहा जाएगा। अगर सरकार जितनी भी डिमांड की जाती है, अगर उतना उत्पादन बढ़ जाता है, यानी कि उत्पादन जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो बढ़कर OY2 हो जाती है, तो यहाँ जो समग्र पूर्ति है और समग्र डिमांड जो है वो फिर से E1 पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे और नया संतुलन स्थापित होगा। तो यहाँ दोनों फिर से बराबर हो जाएंगे। बराबर होने के साथ ही स्फीतिक अंतराल जो है वो अपने आप
ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छे से लर्न करना है आपको। ठीक है।